Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir and now it's time for SST Nationalism in India Part 4. पिछले थर्ड पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखी जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्यों शुरुआत हुई, किस वजह से हुई, और पिछले और कुछ पार्ट्स में जालियनवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके पहले रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया. होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन यू नोट इट डाउन इन योर कॉपीज. So let's start today's part 4, which is second, differing strands within the movement. अब differing strands within the movement, इसका मतलब अलग अलग जगह पे मूवमेंट ने क्या स्ट्रैंड किए, क्या मोड आए, लोगों के क्या मायने थे मूवमेंट्स के लिए. लास्ट पीरियड में भी मैंने डिस्कस किया कि गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाई थी वो स्वराज के लिए चलाई थी, मगर हर जगह लोग अपने अपने एक अलग मायने लेके, जैसे हिंदुओं के लिए कुछ लोगों के लिए स्वराज, कुछ बिजनेस फैकल्टीज के लिए अपना, मोहम्मदियन मुस्लिम लोगों के लिए खलीफत, ये सब चीज़ें रिलेटेड थी. और उस वजह से मतलब अलग अलग मायने से, अलग अलग वजह से लोग इस मूवमेंट को जुड़े, और सबको मिलाकर अगर देखें तो ये मूवमेंट थी स्वराज के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ. तो पिछले इसमें हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को गांधी जी ने शुरुआत करने की ठानी, एंड गांधी जी का कहना भी ये था कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया with the cooperation of Indians, and if we do not cooperate the Britishers, the British government collapse within a year. मतलब हमारे इंडियंस के भरोसे ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है, हम कॉपरेट कर रहे करके चल रही है. अगर हम लोग उनको कॉपरेट करना बंद कर दें तो डेफिनेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएंगी इन इंडिया विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर. तो मूवमेंट चालू की. उस मूवमेंट में सिर्फ हिंदू होने से नहीं, तो हिंदू और मुस्लिम सबको एक साथ लेने की वजह से हमें यूनिटी मिलेगी, और लोग यूनाइट होने की वजह से मूवमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से रन करेगी, ऐसा गांधी जी का कहना था. तो हम लोगों ने कल जो मुस्लिम लीडर्स थे दो, अगर आपको नाम याद होगा, आपको याद है, जस्ट एक बार रिमाइंड करके देखिए. दो मुस्लिम ब्रदर्स थे. थिंक अबाउट इट, सोचिए. खाली मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. दो जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली. लीडर थे उस टाइम के, यंग लीडर थे. इनको हाथ साथ लिया. उन्हें भी लग रहा था कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी अच्छी है तो हमारे खिलाफत मूवमेंट में उनका काम आएगा, और सब एक साथ आए और नॉन कॉपरेशन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना, ये ठान कर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया. सो टाउन में इसका क्या क्या असर हुआ, मतलब टाउन में इस मूवमेंट्स को लोगों ने किस तरह रन किया. यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं बच्चों. डेफिनेटली ये पॉइंट्स लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स भी होगी. पूरी बुक या पूरा लेसन पढ़ते हुए, समय ना गवाते हुए, अगर आप इस नोट्स को रेफर करते हो तो इजीली समझेगा भी, एंड देन यू कैन मेक अ लॉन्ग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट पॉइंट्स. सो टाउन के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि मूवमेंट टाउन में जो शुरुआत हुई, अधिकतर पार्टिसिपेशन था मिडिल क्लास लोगों का. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पीपल. अब मिडिल क्लास पीपल्स में स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे,
उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थी, कॉलेजेस थे, वहां पे जाना बंद कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल में जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वहां पे स्टूडेंट्स ने बायकॉट कर दिया, जाना बंद कर दिया पढ़ने के लिए। देन जो टीचर्स थे, हेडमास्टर थे, खाली ब्रिटिशर्स तो नहीं होंगे, डेफिनेटली हमारा कॉपरेशन था, हमारे टीचर्स, हमारे हेडमास्टर वहाँ पे वर्क करते थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल से रिजाइन कर दिया। ठीक है, ना स्टूडेंट जा रहे थे, ना हेडमास्टर जा रहे थे, ना टीचर्स जा रहे थे। कैसे चलेंगे भैया स्कूलें, कैसे चलेंगे कॉलेजेस? थिंक अबाउट इट। वीडियो सुनते वक्त मतलब मुझे अगर कोई चीज़ समझना है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना कि आंखें बंद करता हूँ और एज अ पिक्चर, एज इमेजेस में इमेजिन करता हूँ। हाँ, ऐसा ऐसा स्कूल होता होगा, एलोइश बैकग्राउंड, देन उस बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हेडमास्टर ये सब रिजाइन कर रहे हैं। क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन एट दैट टाइम कि कैसे होगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, हेडमास्टर और टीचर्स का, जिन्होंने बाइकआउट कर दिया था स्कूल्स को और कॉलेजेस को। देन उस टाइम में जो कोर्ट्स थे, उसमें हमारे जो इंडियन लॉयर जो लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन लोगों ने भी गिव अप कर दिया। मतलब वहाँ के जो कोर्ट्स में हमारे जो लॉयर लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। उस टाइम में काउंसिल इलेक्शंस होते थे। अब काउंसिल इलेक्शंस में कुछ ब्रिटिशर्स और कुछ इंडियंस, पर बहुत बार बहुत जगह पे ऐसा हुआ गया कि इंडियंस को काउंसिल में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया या फिर उनको इग्नोर कर दिया गया। तो अब हमने इग्नोर शुरू कर दिया था, इंडियंस लोगों ने जो काउंसिल इलेक्शन थे उसको बाइकआउट कर दिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सबसे बड़ा असर तो तब हुआ जब इंडियन जो फॉरेन गुड्स थे उसको बॉयकॉट करना शुरू किए। अभी एक मुहिम चालू है, चाइना के जो सस्पेक्टेड एक्शंस है बॉर्डर के ऊपर, उसके वजह से वी नो दैट सो मेनी एप्स आर बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो बाइकआउट करना जो है वो आज भी शुरू है और उस टाइम में भी काफ़ी ज़ोरों पे था। उस टाइम में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, पर यूनिटी देखो आज के समान नहीं है। आज भी हम लोगों को ओप्पो का मोबाइल चाहिए, पर उस टाइम में क्या हुआ कि पूरे के पूरे फॉरेन जो गुड्स थे उसको बॉयकॉट कर दिया गया। देन लीकर शॉप्स, फॉरेन गुड्स, पहले मैं बता रहा हूँ, फॉरेन गुड्स को सिर्फ लोगों ने इस्तेमाल करना ही बंद नहीं कर दिया, तो मर्चेंट और ट्रेडर्स ने भी किया। क्या किया आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लीकर शॉप्स पिक्टेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज bonfire। I read the sentence again. Liquor shops पिक्टेड, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देख रहे होंगे तो साइड में आपको पिक्ट का, एक्चुअली मैं पिक्टेड मुद्दाम से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो जो लिकर शॉप थे उसको पिक मतलब क्या, तो आने और जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। जैसे आज भी कोई दारू की दुकान किसी बस्ती में होगी, उसको अगर अपोज करना है तो लेडीज क्या कर देती है, घेराबंदी कर देती है उस दुकान में, ना लोगों को जाने देती है, रास्ते को जाम कर देती है। उस तरह जो लिकर शॉप्स थी उसको भी जाम कर दिया गया, लोग नहीं आना जाना कर सकते थे। स्पेशली फॉरेन क्लोथ जो है उसे बर्न कर दिया गया एक ह्यूज बोनफायर में। बड़े बड़े जगहों पर बहुत सारे जो फॉरेन क्लोथ थे, लोगों ने कपड़े अपने पास के इकट्ठा किए और उसको जला दिया गया। फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आज पर माय नॉलेज मुझे पता है कि उस टाइम में कोई बच्चे थे या एक बच्चा था जिसने ये फॉरेन गुड्स की या क्लोथ की जो गाड़ी आ रही थी ना, उसके नीचे अपनी जान दे दी थी टू स्टॉप दैट व्हीकल। तो अगर आप थोड़ा सर्च करो, क्योंकि ये पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में आया, तो आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट बॉय। काफ़ी फेमस, मतलब सिर्फ बड़े ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे भी इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे। और मुझे अगर नाम याद आया तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, या सर्च करिए, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से पूछिए। तो
ये जो बच्चा था, ये फॉरेन गुड्स की जो गाड़ी आ रही थी ना, इसके नीचे आ गया, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया, और जब गाड़ी बढ़ने आ रही थी तो उसने सुसाइड कर दिया उस गाड़ी के नीचे। तो उस फॉरेन गुड्स के लेके आने वाली गाड़ी को रुकना पड़ा वहीं के भी। छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। लिकर शॉप्स बंद होगी, फॉरेन गुड्स यूज करना बंद हुए, साथ साथ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, see the laser light, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade। मतलब हमारे यहाँ पे इंडियन जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो फॉरेन गुड्स का ट्रेडिंग था, इंपोर्ट करना, वो लेना ही बंद कर दिया। और डेफिनेटली यार, अगर हम लोग खरीदेंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे, है ना? अगर हम लोग इस्तेमाल ही करना बंद कर दे तो। पर उन्होंने भी, मतलब जो मर्चेंट है, ट्रेडर्स है, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट में, उन्होंने इस गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। और ये जो फॉरेन ट्रेड होता था उसको फाइनेंस भी करते थे हमारे इंडियंस, पैसा भी लगाते थे, वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। इस वजह से सी ऑन द बोर्ड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट foreign cloth dropping from 102 crore to 57 करोड़। सिर्फ इस्तेमाल ना करना और ट्रेडिंग के वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम में। यूनिटी में ये सब चीज़ हुई, तो जो फॉरेन क्लोथ थे, फॉरेन से आने वाला कपड़ा, जिसकी वैल्यू मार्केट में 102 करोड़ थी, वो 57 करोड़ होगी। मतलब खाली ब्रिटिशर्स और कुछ गिने चुने लोग ही वो इस्तेमाल कर रहे थे। इस्तेमाल ही कम हो गया लोगों का, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी। अगर फॉरेन गुड्स की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली इंडियन गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, एंड इट हेल्प टू डेवलप अवर इंडिया। ये आज भी लागू है, समझिए इस चीज को। और ये जो गुड्स है, ये जो वैल्यू है फॉरेन क्लोथ की कम होने की वजह से, द लास्ट पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। मतलब हमारे इंडिया की जो टेक्स्ट मिल थी, या हैंडलूम मतलब हाथ से बनाने वाले बिनकर लोग जो थे, वो हाथ से बुनाई करते हुए जो कपड़े थे, अब फॉरेन का मिल का कपड़ा नहीं आता था, तो डेफिनेटली हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिल चल पड़ी, और हमारे हाथ से हैंडलूम में बनने वाले कपड़े भी जो है उनका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रॉफिट होने लगा इंडिया में। काफ़ी लोगों ने एक साथ आकर ये मूवमेंट को चलाया, बहुत अच्छे से चलाया। बट कुछ पॉजिटिविटी के साथ कुछ निगेटिविटी भी होती है। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपन, व्हाई द मूवमेंट इन सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन। सी ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड, द मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन। बहुत अच्छे से मूवमेंट चल रही थी। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, टीचर्स हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया था, लॉयर्स ने अपने प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया था, काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया था, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया था, लिकर शॉप को पिक कर दिया था। वैल्यू क्लोथों की जो है फॉरेन क्लोथ की, वो 102 करोड़ से 57 करोड़ आ गई। डेफिनेटली उसका फायदा इंडियन टेक्सटाइल मिल को, हैंडलूम को हुआ, वो वेंट अप हो गए। बट फिर भी कुछ देर बाद द मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो क्यों स्लो हुई? इतना अच्छा तो चल रहा था। तो प्रॉब्लम ये था, मतलब आज भी जैसे चाइनीज ऐप को इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स अवेलेबल है, हमारा काम हो सकता है, उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में इतना इंडिया डेवलप नहीं हुआ था कि जो फॉरेन गुड्स है या फॉरेन चीज़ें हैं या उसकी वैल्यू है, उसके टक्कर में इंडियन में प्रोडक्शन हो, इंडिया में प्रोडक्शन हो। तो हुआ क्या, एक्चुअली जो खादी क्लोथ बनते थे हमारे यहाँ पे उस टाइम में, चरखे पे वगैरह या फिर मिल्स में भी या हैंडलूम के द्वारा, तो जो खादी क्लोथ थे वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मिल क्लोथ। यार स्पेशली अगर मैं हाथ से कोई चीज़ बनाता हूँ तो वो धीरे धीरे भी होगी और प्रोडक्शन कम भी होगा, और फॉरेन जो मिल में बनते था वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इसलिए उसके वैल्यू यानी रेट भी कम होते थे। तो खादी क्लोथ थोड़े से एक्सपेंसिव थे, महंगे पड़ते थे, मेहनत भी ज़्यादा होती थी। सो पुअर पीपल कुड नॉट एफोर्ड टू बाई इट, मतलब जो गरीब लोग थे वो उसे नहीं खरीद सकते थे, एफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनकी एबिलिटी नहीं थी, बिकॉज ऑफ इट द फॉरेन क्लोथ से खादी क्लोथ जो थे वो मोर एक्सपेंसिव थे।
सो डेफिनेटली ये जो पुअर पीपल है या जो क्लोथ वाला किस्सा है ये स्लो डाउन हो गया, उन्हें ऑप्शन नहीं था, खरीदना पड़ा फिर। अब बच्चों ने स्कूल जाना और कॉलेजेस जाना तो बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, पर उस पर ऑप्शनल जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के अलावा कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन का अल्टरनेटिव था क्या उस टाइम में? तो बहुत रेयर था, नहीं था। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट अवेलेबल इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। अब भैया मानेवाड़ा के स्कूल में नहीं जाना तो कम से कम बर्डी की कोई अच्छी स्कूल तो होनी चाहिए ना, नहीं तो मानेवाड़ा वाले घर में बैठ गए, बर्डी पे गई नहीं तो कैसे करेंगे फिर? मतलब यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो उनके लिए स्कूल्स कॉलेजेस होने चाहिए ना। हेडमास्टर टीचर ने रिजाइन तो कर दिया, खाएंगे क्या? मारती कोटे? कमाना तो पड़ेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं अप्लाई तो करना पड़ेगा। पर उस टाइम में, उस दौर में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के अल्टरनेटिव में इंडियन इंस्टीट्यूशन रेयरली अवेलेबल थी या नॉट अवेलेबल इन सम प्लेसेस। सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक, मतलब वापस जाना शुरू हो गए। फिर कुछ दिन बच्चे घर पे बैठे, टीचर्स घर पे बैठे। लॉकडाउन में 3 महीने में घर पे बैठने के बाद हमारा क्या हालत हुआ हमें पता है। तो बेचारे ये कितने दिन अपना घर नहीं चलाते ना, कितने दिन भूखे रहे थे। तो फिर डेफिनेटली हार कर, परेशान होकर, अल्टरनेटिव ऑप्शन ना होने की वजह से ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर आल्सो ज्वाइन, जो लॉयर्स थे, आल्सो ज्वाइन बैक द वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट। इंडियन कोर्ट तो होना चाहिए, ऑप्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन तो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थे। खादी क्लोथ जो थे वो एक्चुअली एक्सपेंसिव थे फॉरेन क्लोथ से, इसलिए पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। देन जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, टीचर्स या हेडमास्टर्स ने जो रिज़ाइन कर दिया था, उनको अल्टरनेटिव कोई इंडियन इंस्टीट्यूट भी नहीं थी वहाँ पे वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए। आल्सो सेम फॉर द लॉयर्स, दे डू नॉट ज्वाइन द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अल्टरनेटिव इंडियन कोर्ट कंपेयर टू गवर्नमेंट कोर्ट। तो उन्होंने भी फिर से जाके अपनी लॉयल की जो प्रैक्टिस थी वो चालू की। तो बहुत अच्छी शुरुआत होने के बावजूद कुछ कारणों के वजह से, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, हमारी मूवमेंट स्लो डाउन हुई। पर अभी हम लोगों के पास ऑप्शन है। चलो पढ़ना पढ़ाना तो अलग चीज़ है, पर डेफिनेटली वी हैव सम ऑप्शन, इंडियन अल्टरनेटिव, वी हैव सम इंडियन अल्टरनेटिव। तो जो देश हमारे देश के खिलाफ बुरी नज़र से देख रहा है उसको फाइट कर सकते हैं। नॉट ओनली बॉर्डर पे जाके, तो घर पे बैठकर हमारी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को लेकर भी हम लोग फाइट में साथ दे सकते हैं इंडिया का। सो बी इंडियन। चलो ये तो एक पर्सनल मेरा ये था, बट आगे भी ये मूवमेंट्स धीरे धीरे करके बंद करनी पड़ी। उसके लिए अगेन नॉन वायलेंस था। वो नॉन वायलेंस क्यों हुआ, अवध में या फिर और आगे में कुछ कुछ गाँव में किस तरह से रिस्पॉन्सेस थे, उसका ड्रॉबैक्स भी कुछ थे, ये सब हम लोग पार्ट 5 पे डिस्कस करेंगे। होप अगर कंसंट्रेशन से पूरे नोट्स लिखकर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से रीड करिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।